नमस्कार विद्यार्थियों। कल की क्लास में हमने निषेचन की प्रक्रिया के बारे में देखा कि जो मादा अंडाणु है और नर का जो शुक्राणु है वो आपस में संयुग्मित होकर और किसका निर्माण कर लेते हैं, जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो कल हमने देखा ये नर से अंडवाहिनी का इन्फंटिबुलम भाग एंड देन ये अंडवाहिनी है, ये गर्भाशय और ये इधर सर्विक्स, दैट वेजाइना एंड वल्वा। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि ग्राफिक गुटिका जो है वो इस प्रकार से ग्राफिक गुटिका बनती है। ये अंडाणु कुछ कोशिकाओं के साथ में कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिटा और ग्रेनुलोसा कोशिकाओं के साथ में ये अंडाणु जो है अंडोत्सर्ग के पश्चात जो है अंडवाहिनी में आ जाता है। ठीक है, अंडवाहिनी में जो कैपेसिटाइज्ड स्पर्म्स है यानी जो सामर्थ्यकृत शुक्राणु है वो इसको घेरते हैं और शुक्राणु का जो एक्रोसोम है उससे स्रावित हाई न्यूरोनिडेज जो एंजाइम है वो इस अंडाणु के आसपास की कोशिकाओं को गला देता है और जो शुक्राणु का जो न्यूक्लियस है, जो इसका केंद्रक है, वो अंडाणु के केंद्रक से जाकर मिल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिनगेमी, संयुग्मन कहते हैं। ठीक है, तो ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लियस उनका संयुग्मन हो जाता है और संयुग्मन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण होता है और ये जाइगोट जो है वो द्विगुणित अवस्था में होता है। द्विगुणित अवस्था में ही रहने के लिए जैसे ही एक शुक्राणु प्रवेश करता है उसके बाद में जो जोना पेलुसिडा परत है वो दूसरे शुक्राणुओं को अंदर भेजने नहीं देती है, उनका जो केंद्रक है वो अंदर नहीं जा पाता। इस क्रिया को हमने क्या कहा था, जोना रिएक्शन या बेटेलाइन ब्लॉक करते हैं। तो ये द्विगुणित अवस्था में, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार एक से अधिक स्पर्मेटोजोआ जो है वो अंदर पहुंच जाते हैं, उनके केंद्रक अंदर पहुंच जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीस्पर्मी कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीस्पर्मी। तो ऐसी स्थिति में यदि 2 पहुंच गए तो त्रिगुणित हो जाएगा, 3 पहुंच गए तो चतुर्गुणित हो जाएगा, यानी 4n स्टेज में रह जाएगा। और इस प्रकार का जो त्रिगुणित या चतुर्गुणित जाइगोट है, युग्मनज है, उसका निर्माण होता है। लेकिन ऐसे युग्मनज का जल्दी ही वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और उसका कोई भविष्य नहीं रहता। तो सिर्फ जो द्विगुणित युग्मनज है वही जो है गर्भ के रूप में ठहरता है। ठीक है, तो ये अब देखिए यहाँ पे हम देखें कि इस अंडवाहिनी के अंतर्गत यहाँ पर जाइगोट का निर्माण हो गया है। ठीक है, और इसका ये जो केंद्रक है ये 2n अवस्था के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो ये निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। कहाँ होती है, ये अंडवाहिनी के अंतर्गत होती है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। अंडवाहिनी के भी एम्पुला भाग का आपको जिक्र करना अगर पूछा जाए तो। ठीक है, अब ये जो द्विगुणित जाइगोट है, युग्मनज है, इसमें विभाजन शुरू हो जाते हैं और ये कुछ समय के लिए लगभग 4 से 5 दिनों के लिए कहां पे रहता है, अंडवाहिनी के अंदर ही रहता है। और अंडवाहिनी में यहीं पे ही अंडवाहिनी की जो आंतरिक भित्ति है वो इसको पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये जाइगोट है, इसमें विभाजन शुरू हो जाते हैं। जो एक कोशिका है उससे 2 कोशिका बनेगी, 2 से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं और 4 से फिर क्या है, 8 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, 8 से 16 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और 16 से 32 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 16 से 32 कोशिकीय अवस्था में जो स्टेज होती है, इस प्रकार से ये कोशिकाएं हैं और ये गोलाकार रूप में रहता है, ये गेंदनुमा रूप में उस संरचना में रहता है। तो ये 16 से 32 कोशिकीय अवस्था जो है वो बन जाती है और
और इस 16 से 32 कोशी की जो अवस्था है उसको कहा जाता है मोरूला। क्या कहा जाता है? मोरूला। ठीक है, तो इसमें विभाजन, निरंतर विभाजन चलते रहते हैं, जाइगोट के अंदर निरंतर विभाजन होते रहते हैं और ये धीरे धीरे नीचे आने लगता है और लगभग 16 से 32 कोशी की अवस्था में ये कहाँ पहुंच जाता है? गर्भाशय के अंदर पहुंच जाता है। यानी मोरूला कहाँ आ गया? गर्भाशय के अंदर आ गया। लगभग 4 से लेके और अब तो कई बार 7 दिनों तक भी रह जाता है, लेकिन 4 से 5 दिनों के अंदर ये एडवाइनी में रहेगा और फिर कहाँ आ जाएगा? मोरूला अवस्था के अंदर ये गर्भाशय के अंदर आ जाता है। ठीक है, गर्भाशय के अंदर भी अब क्या है, इसके अंतर्गत जो है इससे ब्लास्टुला का निर्माण होता है, मोरूला से ब्लास्टुला एंड देन गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुलेशन होता है और ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये निर्माण इसके अंदर होते रहते हैं। तो यहाँ आने के पश्चात भी ये 4 से लेके 5 दिनों तक ये यहाँ पे भी मुक्त रूप से रहता है। ठीक है, और ये जैसे इस ब्लास्टोसिस्ट जो अवस्था है इस प्रकार से ये निर्माण और गैस्ट्रुला का निर्माण हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दर्शाएंगे, जैसे ये तो मोरूला अवस्था है, 16 से 32 कोशिका ऐसे कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, इससे ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है, इस प्रकार से बड़ी गुहा का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार से, और फिर जो है गैस्ट्रुला का निर्माण होगा। गैस्ट्रुला में 3 स्तरों का निर्माण हो जाता है। बाह्य स्तर क्या कहलाता है? एक्टोडर्म। आंतरिक स्तर क्या कहलाता है? एंडोडर्म। और बीच का जो स्तर है वो क्या कहलाता है? मेसोडर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 जो जनन स्तर है उनका निर्माण हो जाता है। एक्टोडर्म, ये बीच का जो स्तर है उसका नाम है मेसोडर्म, और आंतरिक स्तर एंडोडर्म। इन 3 जो है इनको बोलते हैं जनन स्तर। इन 3 जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और यहाँ तक ये क्या होता है? फ्री अवस्था के अंदर रहेगा, मुक्त अवस्था में रहता है। अब इसके पश्चात क्या होता है? ये जो गर्भाशय है उसकी इस भित्ति के साथ में इस प्रकार से चिपक जाता है। शुरुआत में तो इसको स्वतंत्र अवस्था में रहता है और वहां पे जो गर्भाशय की जो आंतरिक जो एंडोमेट्रियम है उसकी जो कोशिकाएं हैं वो उसको पोषण प्रदान करती रहती है, लेकिन जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता जाएगा, इसको ज्यादा पोषण की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये क्या करेगा? इसको सहारा चाहिएगा पोषण स्तर के लिए, और वो सहारा कहाँ से मिलेगा? जब ये गर्भाशय की भित्ति से चिपकता है। और इस अवस्था को हम कहते हैं आरोपण, इम्प्लांटेशन या निडेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये निडेशन की क्रिया जो है वो होती है। इसमें अलग अलग प्रजातियों के अकॉर्डिंग ये लगभग 10 से लेकर 14 दिन का इसमें समय लगता है। तो जाइगोट बनने से लेकर निडेशन यानी इसके आरोपण तक के अंदर 10 से लेकर 14 दिन का समय इसके अंतर्गत लगता है। ठीक है, अब ये आरोपण जो है वो इसमें हो चुका है, यहाँ पे ये गर्भाशय की भित्ति से चिपक चुका है। अब इसके अंतर्गत अंगों का निर्माण शुरू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। देन इसकी जो एपिथेलियल कोशिकाएं हैं वो इसकी चारों तरफ जो भित्ति का निर्माण करती हैं। हृदय का निर्माण होता है, हार्ट बीट जो है वो स्टार्ट हो जाती है लगभग 20 दिन के ऊपर, 20-22 दिन पे, 22 से लेकर 24 दिन के ऊपर हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो अंग और तंत्र हैं उनका निर्माण स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो लगभग जब 2 हफ्ते तक, जब तक इसका आरोपण नहीं होता है, तब तक जो अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं, इसको एम्ब्रियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको एम्ब्रियो। ठीक है, और ये लगभग 0 से लेके, और ये हम ज्यादा से ज्यादा माने तो 14 दिन तक की अवस्था होती है, स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। तो ये जाइगोट बनने से लेके इसके आरोपण की तक की जो अवस्था है वो स्टेज ऑफ एम्ब्रियो कहलाती है। स्टेज ऑफ ओवम, स्टेज ऑफ ओवम। सेकेंड जो स्टेज होगी वो है स्टेज ऑफ एम्ब्रियो।
ये जो है 15 से लेके 45 दिन तक की अवस्था है, और इस अवस्था के दौरान 15 से लेके 45 दिन तक की अवस्था है, और इस अवस्था के दौरान जो शरीर के विभिन्न अंग हैं और अंग तंत्र हैं उनका निर्माण शुरू हो जाता है इस अवस्था के दौरान। ठीक है, तो 15 से लेके 45 दिन तक तो ये थोड़ा इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाएगा इस प्रकार से, और इसकी जो न्यूरल कॉर्ड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आंखों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, और आहार नाल है उसका निर्माण चालू हो जाता है, धीरे धीरे उपांगों का निर्माण जो है वो स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ इसको घेरे हुए जो भ्रूणीय झिल्ली होती है, यानी जो प्लेसेंटा होती है, भ्रूणीय झिल्लियां, उनका भी निर्माण इसी अवस्था के दौरान शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ भ्रूणीय झिल्लियां हैं वो निर्मित होने लग जाती हैं। फिर तीसरी जो स्टेज है, स्टेज ऑफ फीटस। स्टेज ऑफ फीटस ये तीसरे प्रावस्था है। इस प्रावस्था के अंदर क्या होता है, सिर्फ भ्रूण का विकास होगा, क्योंकि अंगों का निर्माण हो चुका है, उनका थोड़ा डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट होता है, और उनका विकास ये 45 दिन से लेके प्रसव जब तक होगा तब तक की ये प्रावस्था है। 45 दिन से लेके प्रसव तक की प्रावस्था है, और इस दौरान क्या होता है, अंगों का विकास, शरीर का विकास होगा, वृद्धि होगी, तो शिशु है वो अंदर ही अंदर बड़ा होने लगता है। ठीक है, तो ये तीसरी स्टेज है, स्टेज ऑफ फीटस। तो ये 3 स्टेजेस में गर्भावस्था को बांटा गया है। ठीक है, तो एक बार दोबारा इसको हम पढ़ देखें कि निषेचन के पश्चात जो है द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। इस जाइगोट के अंदर जो है विभाजन होते रहते हैं। ये लगभग 4 से 5 दिनों तक अंडवाहिनी के अंदर ही रहता है, और यहाँ पे ही इसको पोषण जो है वो मिलता रहता है। और जब विभाजन के फलस्वरूप जब 16 से 32 कोशी के जो अवस्था के अंतर्गत ये कहाँ पहुंचता है, गर्भाशय में पहुंचता है। 16 से 32 कोशी की अवस्था को हम कहते हैं मोरूला। ठीक है, देन इसमें ब्लास्टुलेशन होता है। ठीक है, और देन इसमें गैस्ट्रुलेशन होता है। गैस्ट्रुलेशन के फलस्वरूप 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके ब्लास्टुलेशन और गैस्ट्रुलेशन की प्रावस्था होती है। मोरूला जो है यहाँ पे एंटर करेगा गर्भाशय के अंदर, और ब्लास्टुलेशन और गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया होती है। इन प्रक्रियाओं के दौरान ये फ्री अवस्था में ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे चिपकता नहीं है, फ्री अवस्था के अंदर ही रहता है, और उसके पश्चात लगभग 5 से 7 दिन तक ये फ्री अवस्था में रहेगा। उसके पश्चात ये जो है गर्भाशय की भित्ति से चिपकता है, जिसको हम निडेशन कहते हैं। ठीक है, और उसके पश्चात जो अवस्था स्टार्ट होती है वो है स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। 15 दिन के पश्चात जो अवस्था स्टार्ट होती है 2 हफ्ते के बाद में, वो स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, जिसके अंतर्गत क्या होता है, भ्रूण के जो शरीर के विभिन्न अंग हैं उनका निर्माण जो है वो तीनों जनन स्तरों से अलग अलग अंगों का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ इसी अवस्था के दौरान प्लेसेंटा का भी निर्माण होने लगता है। जो भ्रूण को घेरे हुए भ्रूणीय झिल्लियां होती हैं उनका निर्माण होने लगता है। ठीक है, और ये लगभग 15 से 45 दिन तक की अवस्था होती है। उसके पश्चात फीटस जो है वो ग्रो करेगा। अगली जो अवस्था है स्टेज ऑफ फीटस, उसके अंदर फीटस जो है वो ग्रो करता है, उसकी वृद्धि होती है, और उसके जो शारीरिक अंग हैं उनका डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये गर्भावस्था के दौरान गर्भधारण किस प्रकार से पशु में होता है ये हमने चर्चा की। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि निषेचन से लेके और प्रसव तक किस प्रकार से जो गर्भ है वो बड़ा होता जाता है। तो इसमें 3 मुख्य स्टेजेस हैं। स्टेज ऑफ ओवम, ये 2 हफ्ते तक की अवस्था है। फिर उसके बाद में लगभग 30 दिन की अवस्था होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। ये लगभग 30 दिन की अवस्था होती है, और इसी अवस्था के दौरान अंग तथा विभिन्न शरीर अंग तंत्रों का निर्माण होता है, और साथ ही साथ प्लेसेंटा का निर्माण होता है। और उसके बाद में 45 दिन से लेकर प्रसव यानी 9 माह तक की अवस्था है जो है वो क्या कहलाती है, स्टेज ऑफ फीटस। और इस दौरान जो है ऑर्गन जो है वो आपस में डेवलप होना स्टार्ट होंगे, उनमें डिफरेंशिएशन चालू हो जाएगा, शारीरिक वृद्धि है वो शुरू हो जाती है। ये 3 प्रावस्थाओं के अंदर गर्भावस्था को बांटा गया है। तो ये गर्भधारण की अवस्थाएं होती है विभिन्न, और गर्भावस्था के दौरान ये किस प्रकार से गर्भ जो है वो बढ़ता है, और
फिर जो है गर्भावस्था का अंतिम जो पड़ाव होता है जिसको हम बोलते हैं प्रसव, पार्चुरेशन, ये स्थिति आती है पार्चुरेशन। तो देखिए ये वैजाइना देन सर्विक्स और इस प्रकार से ये गर्भाशय होगा, ठीक है। ये अंडवाहिनी है और यहाँ पे ये अंडाशय, ठीक है। अंडाशय से अंडोत्सर्ग हुआ, अंडवाहिनी में अंडा गया, वहां पे निषेचन की प्रक्रिया हुई। निषेचन के पश्चात 4 से 5 दिन तक अंडवाहिनी के अंदर ही रहेगा जो जाइगोट है। मोरूला बनने के बाद में यहाँ पे आता है ये, और फिर इसका निवेशन होता है, जैसे ये यहाँ पे इसकी वृद्धि से चिपक गया। अब धीरे धीरे इसका विकास होने लगता है और ये जो गर्भस्थ जो हॉर्न है, ग्रेविड हॉर्न है, उसका आकार धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इस प्रकार से अंदर जैसे जैसे फीटस का आकार बढ़ेगा, ये गर्भस्थ जो यूट्राइन हॉर्न है उसका आकार भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है। और जैसे 3 माह की स्थिति में इस प्रकार की स्थिति होगी, ठीक है। 3 माह के पश्चात क्या है, ये ग्रेविटी के कारण से और अंदर की तरफ, उदर गुहा में अंदर की तरफ जाने लगता है और नीचे यहाँ पे ऐसे लटक जाएगा इस प्रकार से। ये जैसे 4 से 5 माह की स्थिति में इस प्रकार से ये रहेगा। इसके पश्चात में ये उदर गुहा में इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इस प्रकार से होती है इसकी, ठीक है। और देन इस प्रकार से ये स्थिति जो है फीटस की गर्भावस्था के दौरान रहती है। इसके चारों तरफ जो है भ्रूणीय झिल्लियां हैं, उनका निर्माण जो है वो हो जाता है। इस प्रकार से चारों तरफ इसके भ्रूणीय झिल्लियां हैं, वो भ्रूणीय झिल्लियां क्या काम करती हैं, जो शिशु है, ये जो शिशु है, इस शिशु को गर्भाशय से जो पोषण प्रदान करने के लिए ये गर्भाशय और शिशु के मध्य एक योजक कड़ी की तरह कार्य करती हैं, और इन भ्रूणीय झिल्लियों के माध्यम से ही जो शिशु है उसको पोषण जो है वो मिलता है, ठीक है। ये भ्रूणीय झिल्लियां कौन कौन सी होती हैं, ये मुख्यतः 4 प्रकार की हैं। देखो, एक तो है यॉर्क सैक, नाम ध्यान रखना आपको, 4 प्रकार के भ्रूणीय झिल्लियां, यॉर्क सैक। दूसरी जो है वो है एमनियोन, तीसरी है एलेंटोइस और चौथी है कोरियन। ये 4 भ्रूणीय झिल्लियां हैं, यॉर्क सैक, एमनियोन, एलेंटोइस और कोरियन। ये फीटस के चारों तरफ उसको घेरे हुए रहती हैं, ठीक है, और उसको एक तो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। बाहर से जो भी मान लो कोई भी शॉक वगैरह जो लगता है, किसी प्रकार का प्रेशर वगैरह लगता है, उन शॉक्स को एब्जॉर्ब करके और फीटस तक नहीं पहुंचने देती और उसकी फीटस की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट कार्य है, ये गर्भाशय से जुड़ाव करके और गर्भाशय से पोषण इकट्ठा करके, पोषण ग्रहण करके कहां तक पहुंचाती है, यूट्रस, ये सॉरी फीटस तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट कार्य है फीटस का को पोषण प्रदान करना। तो इसका भ्रूणीय झिल्लियों का जो मुख्य कार्य है, एक तो भ्रूण को पोषण प्रदान करना और दूसरा जो है भ्रूण की सुरक्षा का कार्य जो है वो का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। ये 2 मुख्य कार्य हैं, एक तो पोषण प्रदान करने का और दूसरा सुरक्षा प्रदान करने का, ये कार्य करते हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा इसको देखें कि किस प्रकार से भ्रूणीय झिल्लियां जो हैं वो इसके चारों तरफ पाई जाती हैं। ये मान लो जैसे हम देखें गर्भाशय है और ये फीटस है, ये आगे वाले
प्रकार से इसका सिर, फीटस का सिर है। ये इसके पीछे वाले पैर हैं। ये भाग जो है वो नाभि कहलाता है, नाभि, ठीक है। और यहाँ से ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड इस प्रकार से यहाँ पे चारों तरफ जो पहली जो झिल्ली है वो बढ़ती यॉक से, लेकिन वो बहुत ही प्रिमिटिव होती है और कुछ समय बाद में वो अब्सेसी की तरह कार्य करती है। इसके बाद में जो फीटस के चारों तरफ जो पहली झिल्ली है उसका नाम है एमनियोन। उसका नाम क्या है? एमनियोन। और इस एमनियोन में जो एमनियोटिक द्रव्य भरा रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। ये फ्लूइड क्या होता है, थोड़ा सा आपने जैसे देखा होगा, जैसे अभी हमने चर्चा की कि फीटस बाहर निकलता है तो उसके ऊपर ऐसे म्यूकस सा ऐसे जमा रहता है, ठीक है। वो जो म्यूकस सा है, वो जो गाढ़ा म्यूकस है, वो कौन सा फ्लूइड होता है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो इसके अंदर एमनियोन के अंदर भरा रहता है। और ये जो एमनियोन जो है ये फीटस को बाह्य आघातों से बचाने का कार्य करती है, ठीक है। तो ये एमनियोटिक जो फ्लूइड है वो भ्रूण को बाह्य आघातों से बचाने का कार्य करता है, ठीक। इसके बाद में इसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसका नाम है एलेंटोइस। इसके ऊपर एक झिल्ली होगी जिसका नाम है एलेंटोइस झिल्ली। और ये एलेंटोइस झिल्ली जो है उसमें भी एक तरल पदार्थ जो है वो भरा हुआ रहता है। ये तो हो गया आपकी एमनियोन। और ये जो दूसरी झिल्ली है वो है एलेंटोइस। इस एलेंटोइस में भी एलेंटोइक फ्लूइड भरा रहता है, एलेंटोइक फ्लूइड। और ये जो एलेंटोइस जुड़ी हुई है वो कहां से जुड़ी हुई है? ये जो एलेंटोइस जुड़ी हुई है वो इसके ब्लैडर से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। इस ब्लैडर से ये इस प्रकार से जुड़ी हुई रहती है। और यहाँ जो भी यूरिन वगैरह इसका होता है, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो इसके अंदर आके इकट्ठे हो जाते हैं। ये उत्सर्जी पदार्थ जो है, यानी ये जो यूरिन है वो इसके अंदर आके इकट्ठा हो जाता है। और ये जो एलेंटोइस है वो कोरियोन के साथ में मिलकर, हम जो कहते हैं ना फर्स्ट वाटर बैग, जो प्रथम पानी की जो थैली आती है प्रसव के समय, वो कौन सी होती है? यही होती है। कौन सा? एलेंटोइस की, जो एलेंटोइक फ्लूइड होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? मुतान। क्या बोलते हैं इसको? मुतान। मुतान क्यों है? क्योंकि इसमें जो है फीटस जो है उसका मूत्र है इसमें इकट्ठा रहता है, उसका उत्सर्जी पदार्थ इसमें इकट्ठा रहता है, इसीलिए इसको मटान या मुतान कहा जाता है। इस एलेंटोइस के ऊपर इसके बिल्कुल चिपकी हुई एक और झिल्ली पाई जाती है जिसका नाम है कोरियोन। उस झिल्ली का नाम क्या होता है? कोरियोन। उस झिल्ली का नाम है कोरियोन। ये तीसरी जो झिल्ली मैं बना रहा हूं, ये तीसरी झिल्ली है कोरियोन। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो कोरियोन ये गर्भाशय है और ये कोरियोन और एलेंटोइस ये दोनों मिलकर इस प्रकार के उभार से बनाते हैं। ये दोनों मिलकर इस प्रकार के ऊपरी संरचना बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं कारणकल। इनको क्या बोलते हैं? कारणकल। और ये ऊपरी संरचना कहां पे बढ़ती है? जहां पे गर्भाशय की भी आंतरिक भित्ति के ऊपर हमने देखा इस प्रकार से ऊपरी संरचना पाई जाती है, सॉरी इनको तो हम बोलते हैं कोटिलिडन। और गर्भाशय की जो ऊपरी में जो संरचनाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं कारणकल। तो कारणकल के बिल्कुल सम्मुख इस प्रकार से
कारणकल के बिल्कुल सम्मुख इस प्रकार से जो है कॉटिलीडन्स जो है वो बनते हैं और एक दूसरे से वो इस प्रकार से गुथी हुई संरचनाओं के रूप में रहते हैं। इन दोनों को मिला के हम कॉमन रूप से प्लेसेंटोम कहते हैं। और ये जो प्लेसेंटोम है ये ही गर्भाशय के अंदर फीटस को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। वो कहाँ से आती है, जो अम्बिलिकल आर्टरी आती है, वो अम्बिलिकल आर्टरी यहाँ से आके और इन कारणकल तक जाएगी, यहाँ पे ये गुच्छे के रूप में फैली रहेगी, यहाँ से पोषण प्रदान करके अम्बिलिकल वेन के द्वारा ये लीवर तक जो पोषक पदार्थ है वो यहाँ पे ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये कॉटिलीडन्स और कारेंकल्स आपस में इस प्रकार की संरचना जो गोवंश में अपन बात करें तो ये लगभग 80 से लेके 120 तक ये कॉटिलीडन्स और कारेंकल्स जो है वो होते हैं, जो गर्भाशय और प्लेसेंटा के मध्य जुड़ाव जो है वो पैदा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 80 से 120 स्थानों पर जो प्लेसेंटा है, भ्रूणीय झिल्लियां, जो बाहरी भ्रूणीय झिल्ली कोरियन है, वो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से जुड़ाव रखती है और फीटस को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, तो इसको एक बार ये तीनों झिल्लियों को आप नोट कर लें। एमनियो सबसे बाहरी, इसके बिल्कुल बाहरी गहरी हुई, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो इसको बाह्य आघातों से बचाता है। दूसरा एलेंटोइस है, एलेंटोइस में एलेंटोइक फ्लूइड वो एक्चुअल में क्या है, फीटस का यूरिन है, उसका उत्सर्जित पदार्थ है। और सबसे बाहरी जो है वो झिल्ली है कोरियन। और यॉक सैक होती है, वो इनमें क्या होती है, अवशेषी के रूप में रहती है, छोटी अवशेषी के रूप में यहाँ पे बिल्कुल रहेगी। तो ये तीन मुख्य भ्रूणीय झिल्लियां हैं और जो सबसे बाहरी कोरियन है वो एलेंटोइस के साथ मिलके कॉटिलीडन्स का निर्माण करती है, जो गर्भाशय के कारणकल से जुड़ के और पोषण इसको प्रदान करने का कार्य करेंगे। ठीक है, देखिए